स्नाजी सर्जन से बेली और लव की बातें उजागर करने वाले एक और कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम स्तन कैंसर की स्थानीय पुनरावृत्ति मतलब लोकल रिकरेंस के निदान और प्रबंधन पर थोड़ी बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सर्जनों का वास्ता पड़ता रहता है ना? और इस पर हमारी समझ भी वो विकसित हो रही है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब क्लिनिक में किसी मरीज में लोकल रिकरेंस का संदेह होता है तो सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इमेजिंग से काम चल जाता है? नहीं, देखिए सिर्फ इमेजिंग काफ़ी नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि जो संदिग्ध घाव है उसकी बायोप्सी की जाए। ये इसलिए अहम है क्योंकि जैसा हम जानते हैं रिकरेंस में ट्यूमर का रिसेप्टर स्टेटस मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HER2 वो प्राइमरी ट्यूमर से अलग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बदलाव आगे की सिस्टेमिक थेरेपी के चुनाव पर सीधा असर डालेगा। ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि रिसेप्टर स्टेटस बदल सकता है, पूरी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बदल सकती है। अच्छा, बायोप्सी हो गई, पुष्टि हो गई कि ये रिकरेंस है। इसके बाद मेटास्टेसिस को रूल आउट करना कितना जरूरी है? हाँ, ये बेहद ज़रूरी है। हमें ये पक्का करना होता है कि बीमारी सिर्फ लोकलाइज्ड है, यानी स्तन या चेस्ट वॉल तक ही सीमित है, या फिर शरीर में कहीं और भी फैल चुकी है। इसके लिए प्रॉपर स्टेजिंग इमेजिंग करनी चाहिए, जैसे कि PET स्कैन या कुछ खास मामलों में शायद पूरे शरीर की MRI भी। इससे हमें बीमारी के फैलाव का एक साफ अंदाजा मिल जाता है और इलाज की दिशा तय करने में ये बहुत मदद करता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, स्टेजिंग से पता चला कि ये सिर्फ लोकल रिकरेंस है। अब आते हैं उपचार के क्रम पर, मतलब ट्रीटमेंट सीक्वेंस। मैंने अक्सर देखा है कि सर्जरी से पहले सिस्टेमिक कीमोथेरेपी दी जाती है। इसका क्या तर्क है? हाँ, ज्यादातर मामलों में देखिए जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो यही है कि पहले सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दिया जाए। ये कीमोथेरेपी हो सकती है या टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, जो भी ट्यूमर के हिसाब से सही हो। इसके कई फायदे हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि ट्यूमर इन दवाओं के प्रति कितना संवेदनशील है, रिस्पॉन्स कैसा है। अच्छा। दूसरा, अगर ट्यूमर बड़ा है तो ये उसे सिकोड़ने में मदद कर सकता है, डाउन स्टेजिंग हो सकती है। इससे बाद में सर्जरी ज्यादा प्रभावी और शायद कम एक्सटेंसिव हो सकती है। समझ गया। तो पहले सिस्टेमिक थेरेपी से बीमारी को काबू में लाने की कोशिश, बिल्कुल, और उसके बाद फिर सर्जिकल छांटना। हाँ, सिस्टेमिक उपचार के बाद ही सर्जरी की योजना बनती है, प्रभावित हिस्से को ऑपरेशन से निकालने की। अब आते हैं सर्जरी के विकल्पों पर। लोकल रिकरेंस के लिए पारंपरिक रूप से क्या किया जाता रहा है, मतलब स्टैंडर्ड सर्जरी क्या मानी जाती है? देखिए, पारंपरिक रूप से और कई स्थितियों में आज भी लोकल रिकरेंस के लिए मास्टेक्टॉमी यानी पूरे स्तन को हटाना ही स्टैंडर्ड सर्जरी मानी जाती है। ये एक सुरक्षित और स्थापित तरीका है, खासकर अगर पहली सर्जरी BCS मतलब ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी थी और उसके बाद रेडियोथेरेपी भी हो चुकी हो। लेकिन क्या ये हमेशा जरूरी है? मतलब क्या कुछ चुनिंदा मामलों में जहां पहली सर्जरी BCS थी, दोबारा BCS का विकल्प हो सकता है? मैंने कुछ ऐसी स्टडीज देखी हैं जो रेडियोथेरेपी के साथ इसके ठीक-ठाक परिणाम दिखाती हैं। आपकी बात सही है, ये एक डेवलपिंग एरिया है। कुछ चुनिंदा मरीजों में दोबारा BCS और उस एरिया में री-इरेडिएशन यानी दोबारा रेडियोथेरेपी, इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि पिछली सर्जरी और रेडिएशन को कितना समय हो गया है, रिकरेंस का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, क्या सेफ मार्जिन के साथ ट्यूमर निकालना संभव है, और सबसे ज़रूरी मरीज की अपनी प्रेफरेंस और उसकी फिजिकल कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर केस को इंडिविजुअली देखना होगा। मास्टेक्टमी ही एकमात्र रास्ता नहीं है और मरीज के साथ विकल्पों पर विस्तार से चर्चा करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से निर्णय हमेशा मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में और मरीज को केंद्र में रखकर लिया जाना चाहिए। हमें ट्यूमर की बायोलॉजी मतलब रिसेप्टर स्टेटस वगैरह, पिछली थेरेपी की हिस्ट्री, रिकरेंस की विशेषताएं और मरीज की ओवरऑल हेल्थ और इच्छाएं, इन सब को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। लक्ष्य हमेशा ऑन्कोलॉजिकल सेफ्टी के साथ साथ मरीज के लिए जीवन की सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है। हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि इस विशिष्ट रोगी के लिए सबसे अच्छा समग्र परिणाम क्या होगा। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि लोकल रिकरेंस का मैनेजमेंट अब एक तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। हर मरीज के लिए व्यक्तिगत रूप से सोचने की जरूरत है और नए विकल्प भी सामने आ रहे हैं। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में शायद जीनोमिक प्रोफाइलिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें इन फैसलों को और कितना सटीक और व्यक्तिगत बना पाएंगी। खैर, ये भविष्य की बातें हैं। हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।